हेलो फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो लोअर डिवीजन क्लर्क का पेपर हुआ था 2018 में, उसके जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही के 15-20 क्वेश्चन के वीडियोस का लिंक वीडियोस बना चुका हूँ। उस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम इसमें जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के पार्ट कवर कर लेंगे। जीके के इसमें कुल 15 प्रश्न थे, कंप्यूटर के भी 15 थे और रीजनिंग के भी कुल 15 प्रश्न थे। तो आज हम इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जीके का यहाँ से शुरू होता है, जिसमें ये पूछ रहा है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो वो जो नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी थी, उससे किसने प्रोपाउंड या बताया बताया था, उस थ्योरी को किसने बताया था? तो वो थे हमारे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि जो ओवर पॉपुलेशन और फूड और स्पेस के लिए जो लिमिटेशंस होती हैं, इस वजह से पॉपुलेशन हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में ही रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन, ये सारे जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इस वजह से किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं। साथ ही साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं प्रीवियस जनरेशन में, वो एक्वायर हो जाती हैं। तो इस थ्योरी के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, द बदामी केव टेम्पल्स बिलोंग टू विच इंडियन एम्पायर। ये कौन से एम्पायर को बिलोंग करता है? तो ये चालुक्य एम्पायर को बिलोंग करता है। ये जो बदामी केव टेम्पल्स है, ये अपने हिंदू जैन टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे उस तरह के आर्किटेक्चर का जो टेम्पल्स है, उस तरह का टेम्पल डिजाइन है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बदामी केव टेम्पल्स? तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन बाद में इनका ये चाणक्य के टाइम्स हुआ था। चाणक्य जो थे आगे, उसके बाद जाके इस केव टेम्पल्स का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आगे बढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। What is the accounting term that refers to the process of allocating the cost of an intangible asset over a period of time and also the repayment of loan principal over time? तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जैसे कि वो जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आप, जैसे आपने कभी एक लोन लिया और आप उसे फिर ईएमआई में कन्वर्ट करके पार्ट बाय पार्ट उसे पे करके और अपना जो लोन खत्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते क्या है? तो उसे इकोनॉमिकल टर्म्स या इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ इसमें ये एक वर्ड आपके लिए इनटेंजिबल एसेट है, मतलब कि जो फिजिकल एसेट्स नहीं होते हैं, जो फिजिकल एसेट्स नहीं होते हैं उन्हीं को हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि गुडविल एक तरह का इनटेंजिबल एसेट है, गुडविल ट्रस्ट जो होता है सब कुछ। तो एमोर्टाइजेशन मतलब होता है कि जो एक लोन रीपेमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है पार्ट बाय पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन फोर कह रहा है, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारा क्या है? सेल। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी जिसे कहते हैं। सेल्स के ही कलेक्शन से बनता है हमारा टिश्यू, और टिश्यू के कलेक्शन से बनता है हमारा ऑर्गन। तो ये एक स्ट्रक्चर है। नर्व भी एक तरह के, नर्व्स भी सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट पूछ रहा है ये, एक आईबीएसए ट्रस्ट अग्रीमेंट मतलब साइन किया गया था, उस वक्त का ये क्वेश्चन है। वैसे उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो ये जो अग्रीमेंट जो साइन किया गया था, ये किस लिए किया गया था? टू फाइट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप इस आईबीएसए से आप ये समझ सकते हैं, आई का मतलब हो गया इंडिया, बी का मतलब हो गया ब्राजील, और एस ए का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने तीनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ये पॉवर्टी को फाइट कर सके डेवलपिंग कंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ दीज इंडियन फ्रीडम फाइटर्स यूज लिटरेचर, पोएट्री एंड स्पीच एज अ टूल फॉर स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो ये थे सुब्रमण्या भारती, जिन्होंने लिटरेचर, पोइट्री और स्पीचेस का इस्तेमाल किया पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए लोगों के। ये काफ़ी वैदिक लिटरेचर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, और इसलिए इन्होंने इस मीन्स का उपयोग किया था लोगों को अवेयर कराने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन सेवन, ये उस वक्त का क्वेश्चन है। 2017-18 में रणजी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था, वो किसका मेडन विन था? तो ये विदर्भ का था। खैर अब ये रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन एट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो कि आपको अनेबल करती है भेजना और पढ़ना किस तरह के 280 कैरेक्टर के मैसेजेस को। तो ये है ट्विटर।
ट्विटर में पहले 140 कैरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन बाद में 2017 में इसमें टोटल 280 कैरेक्टर्स हो गए। मतलब आप जब ट्विटर पे कभी कुछ लिखेंगे तो 280 कैरेक्टर से ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। 9th कह रहा है व्हाट वाज द कदम्बा डायनेस्टी इन इंडिया नेम्ड आफ्टर। तो ये जो कदम्बा डायनेस्टी थी जो कि 540 एडी के आसपास फ्लरिश कर रही थी, इसमें जो इनका रूलर हुआ करता था मयूर वर्मा, तो इन्होंने ट्राइबल्स का साथ लेके पल्लव डायनेस्टी को हराया था और फिर बाद में पल्लव डायनेस्टी को हराया था और फिर बाद में इन्होंने कदम्ब डायनेस्टी की स्थापना की थी साल 540 एडी में। बाद में लेकिन इन्हें चालुक्य द्वारा हरा दिया गया था। कदम्बस करके एक वर्ड है जो कि आपको मिल जाएगा संगम लिटरेचर में, और वहां से और ये इसका कुल मिला के एक कदम्बू ट्री था, उसकी ये पूजा किया करते थे। तो कदम्ब डायनेस्टी के ये जो नाम था ये एक तरह के ट्री के ऊपर रखा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कदम का पेड़ भी होता है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है वेयर इज दी सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो ये जो टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। यहाँ पे 2019 के सेंसस के हिसाब से 83 तो हो गए टाइगर्स और 111 है लेपर्ड्स। ये जो एरिया है ये नीलगिरीज के उसमें भी आता है। नीलगिरी के जो पहाड़ होते हैं उस वाले एरिया के आसपास ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लॉ दैट इन कॉमन ज्यूरिसडिक्शन इज अ सिविल रॉन्ग दैट कॉजेज समवन एल्स टू सफर लॉस हार्म इंसल्ट रिजल्टिंग इन लीगल लायबिलिटी फॉर द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट। देखिए टॉर्ट लॉ होता है। टॉर्ट लॉ में क्या है, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस जैसा ग्रेव तो नहीं है, लेकिन उससे छोटे केस में हम टॉर्ट लॉ फॉलो करते हैं। मतलब अगर किसी को मेंटली हरास किया गया है, किसी को परेशान किया गया या किसी न किसी तरह का रॉन्ग किया गया है, चीट किया गया है, तो उस केस में जिसके साथ रॉन्ग हुआ, जिसने किया है, मतलब जिसने किया है उसे, जिसके साथ हुआ उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ता है या उसे पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कैश में पे करके मामला को सुलझाया जाता है, तो वो होता है लॉ, टॉर्ट लॉ कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 12 कह रहा है हु इज द इनकॉम्बेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड द चीफ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस वक्त ये प्रदीप कुमार सिन्हा थे, लेकिन अभी ये हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा ऑप्शन नंबर उस वक्त के हिसाब से थर्ड और अभी के हिसाब से राजीव गाबा। क्वेश्चन 13 कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच से हमने कॉन्सेप्ट लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। इलेक्टोरल कॉलेज हमने यूएस से लिया है। आइडियल्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ये भी हमने लिया है इंग्लैंड, ये ब्रिटिश से। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमने लिया है ब्रिटिश से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 14 कह रहा है व्हाट इज इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर फर स्किन एंड टस्क कॉमनली कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं पोचिंग। पोचिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 15 कह रहा है हु वाज द एंशिएंट संस्कृत फिलोसोफिस्ट, grammarian and a revered scholar in Hinduism, also considered as the father of Indian linguist। तो फादर ऑफ इंडियन लिंग्विस्ट हम पाणिनि को कहते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है अष्टध्यायी, द टेक्स्ट है अष्टध्यायी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगले क्वेश्चन से हमारा रीजनिंग शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है पी की जगह पर अगर ई लिखा गया और ए की जगह पे सी लिखा गया, एम की जगह पे आई लिखा गया, एस की जगह पे पी लिखा गया, एन की जगह पे ओ लिखा गया, ई की जगह पे एम लिखा गया, आई की जगह पे ए लिखा गया और ओ की जगह पे एन लिखा गया और सी की जगह पे एस लिखा गया, तो इनमें से कंपनीज किससे बनेगा। तो देखिए ई और एस ये हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं सी की जगह पे एस लिखा हुआ है तो हम सी की जगह पे लिखेंगे एस। इसी तरह अगर हम आगे आगे बढ़े तो ओ की जगह पे देखिए यहाँ एन लिखा गया है तो ओ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एन। अब आप देख सकते हैं ये सभी में है। इसी तरह लास्ट में एमपी भी सब में है, तो लास्ट में हम सीधे सीधे एमपी लिख लेते हैं। आपको खोजना है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ये अगला वाला आगे के 3 खोजेंगे हमें, तो हमें आंसर के हम करीब पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं एम को लिखा गया आई तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ई को लिखा गया है ई तो यहाँ पे हो जाएगा ई, ए को लिखा गया है सी तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब आप देख सकते हैं आपको आंसर नजर आ रहा होगा एस एन आई। अच्छा एक और चाहिए होगा हमें, और एन को क्या लिखा गया है ओ, एन को लिखा गया है ओ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लास्ट आई भी देख लेते हैं, लिख ही रहे हैं सब, तो आई को लिखा जाएगा ए। तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देखिए अनयूजुअल डैश और अनकॉमन, तो ये तीनों की तीनों मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है। जैसे लिखा है ना सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वर्ड विच
फॉर्म्स अ वर्ड हैविंग अ सिमिलर मीनिंग एज दैट ऑफ द वर्ड्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट और राइट से सिमिलर वर्ड, मतलब उसका सिनोनिम आपको रेयर मिलेगा। अनयूजुअल और कॉमन, दोनों का मतलब होता है जो कि कम दिखता हो, जो बहुत कॉमन ना हो। रेयर का मतलब ही वही होता है, जबकि ऑर्डिनरी, यूजुअल और कॉमन का मतलब जो इजीली नजर आ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी बिल्ट यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब न्यूज़पेपर से आपका इनमें से कौन सा वर्ड बन पाएगा? तो सिर्फ पेपर बन पाएगा, बाकी इनमें से तीनों में कोई नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 19 कह रहा है मैन की स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एक थियोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ फिश, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और माइकोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई या फंगी, जो भी आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 20 सेलेक्ट दी ऑड वन फ्रॉम दी ऑप्शन। तो देखिए फ्यू मतलब थोड़ा होता है, सम मतलब भी थोड़ा होता है, लिटिल वन भी थोड़ा होता है, ऑल मतलब होता है पूरा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब कह रहा है वेजिटेबल से कौन सा शब्द नहीं बन पाएगा? तो ईगल बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, एबल बन जाएगा, बाइबल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ डबल बी है, क्योंकि इसमें एक ही भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये कह रहा है कि कौन सा एक वर्ड इनमें इसमें इंसर्ट करें कि ये सारे के सारे उसके बाद वर्ड बन जाए। तो देखिए एड लगाएंगे तो आप पेड बन जाएगा, मेड बन जाएगा, AFRAID फिर अफ्रेड बन जाएगा, SAID सैड बन जाएगा, LAID लेड बन जाएगा। तो ये सारे शब्द बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी पेपर आया था इसका रीजनिंग का। फाइंड दी ऑड वन फ्रॉम दी ऑप्शन। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 11 का, 13 का, 5 का, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 25th भी वही कह रहा है, लेफ्ट और राइट में जो मीनिंग है वैसा ही मीनिंग का शब्द आपको देना है। शॉर्ट, मिनिएचर, दोनों का मतलब छोटा होता है, तो लिटिल मतलब भी छोटा ही होता है या कम होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। थिन, लॉन्ग और थिक, ये तीनों की फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन 25th कह रहा है विजिलेंट इज रिलेटेड टू अलर्ट, मतलब विजिलेंट और अलर्ट सिनोनिम है। इसी तरह वाइबल का क्या सिनोनिम हो सकता है? तो वो हो सकता है फीजिबल, माने पॉसिबल, और इसका मतलब भी पॉसिबल ही होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 26 कह रहा है देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सीधे वो पढ़िए, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू, और ब्लू को यहाँ पे क्या लिखा गया है? ब्राउन लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 ब्राउन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ मित्रा सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। तो यहाँ मान लेते हैं इनके अंकल हैं, इनके अंकल की एक डॉटर है, और ये जो लड़का था, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो लड़का था, ये ब्रदर है इसका। तो ये दोनों में ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप बैठ रहा है, और ये जो है इन दोनों के फादर है। अब मित्रा जो है ये मित्रा के अंकल लगते हैं, और अंकल का जो भी बेटा या बेटी होते हैं वो इसके क्या लगेंगे? मित्रा के लगेंगे कजिन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अंकल मतलब होता है चाचा, और चाचा के जो आपके भाई बहन होते हैं वो आपके कजिन होते हैं। क्वेश्चन 28 मिसिंग टर्म पूछ रहा है। 3 के बाद 4 में 1 बढ़ा, 4 के बाद 7 में 3 बढ़ गया, 7 के बाद 12 में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, और अगले में यहाँ पे आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67। ऑप्शन नंबर 3। फिर से वैसा ही वर्ड आ गया। तो देखिए अगर आप ION वर्ड डालेंगे तो सारे शब्द बनेंगे, जैसे कि ONION, VISION, LION, UNION और ACTION। ऑनियन, विजन, लायन, यूनियन, एक्शन, ये सारे शब्द बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। और रीजनिंग का लास्ट प्रश्न है, देखिए अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, वैसे तो ये बड़ा सा लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कैसे होगा। एक तो आप गैस भी मार सकते हैं, देखिए यहाँ 10 बड़ा, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, मतलब हर नंबर में कोई भी एक बड़े नंबर के साथ 10 और जुड़ रहा है। तो 60 के बाद अगला 70 आ जाएगा। इस तरह भी अगर आप गैस मारे तो आपका पहला आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 420 से अगर आप 110 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 310। 310 का यहाँ पे गैप है, और इन दोनों में घटाएंगे तो आ जाएगा 510 का, मतलब 510 बढ़ रहा है। इस तरह 930 और 16, इसमें 710 बढ़ा दिया। यहाँ से मैं 910 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ में 1110 बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ में कितना बढ़ेगा? 1310। देख सकते हैं आप 70 आ ही गया है। मतलब इसमें हम 1310 और जोड़ दें, 0 7 6 और 3 9 और 4 4970। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन कह रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं बाइट्स, फिर आते हैं किलोबाइट्स, फिर आते हैं मेगाबाइट्स। अब 2048 बाइट्स मतलब कितना हुआ? ये 2 KB हो गया। 256 किलोबाइट्स, अब देखिए
2048 KB जो होगा वो होता है 2 MB के बराबर। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी कम है, लेकिन ये इस सीक्वेंस में ये सही बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो एक बार अगर मैं आपको चार्ट बता दूं तो ऐसे शुरू होती है। सबसे पहले होता है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, और इसके बाद भी होता है लेकिन इतना ही आजकल रेलेवेंट है। इन सब में अगर आप देखें तो बिट से बाइट 8 बिट्स मिला के एक बाइट बन जाता है, और 1024 अगर आप बाइट बनाएंगे तो 1 KB बनता है, और उसके बाद ये ऐसे ही फॉलो करता है, 1024 चलता चला जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि ये होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन और एरो की का क्या इस्तेमाल होता है। ये नेविगेशन में काम आते हैं, ऊपर नीचे जाने में। होम में आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं एकदम स्टार्ट पे किसी भी डॉक्यूमेंट के, एंड में आप सीधे एंड में पहुंच जाते हैं। पेज अप में जो आपका पहला अभी जो स्क्रीन दिख रहा है वो स्क्रीन का एकदम ऊपर वाला पेज आ जाता है, वही चीज पेज डाउन में आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है उसके नीचे वाला पेज आ जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 33 कह रहा है द सेल रेंज C4 to E5 refers to the cell। देखिए C4 से E5 है, C4, C5, C6 तो आ ही जाएगा, इसी तरह D4, D5, D6 भी आ जाएगा, और E4, E5 और E6, मतलब टोटल 9 सेल्स ऐसे रिजर्व हो जाएंगे। तो देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। क्वेश्चन 34 कह रहा है अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स एंड इट डज नॉट गेट टायर्ड। तो ये सही है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज जनरली 12 फंक्शंस कीज। ये भी ठीक है, F1 से लेके F12 तक कीज होते हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपके अपने घर के एड्रेस की तरह से समझ लीजिए। हर जो आदमी जिसके पास एक घर है उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है, उसी तरह कंप्यूटर में हर वो कंप्यूटर जो नेट से कनेक्ट होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस में 2 to the power 8, 2 to the power 8, 2 to the power 8 और 2 to the power 8 के फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब 2 to the power 8 मतलब होता है, वैसे तो 2 to the power 8 जो होता है वो होता है 256, लेकिन आईपी एड्रेस 0 से लेके 255 तक ऑपरेट करता है। तो इसीलिए जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, और मैक्स वैल्यू जो होती है वो 255 होती है। और मतलब जो हाईएस्ट जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 0 0 0 और 0 होगी, और हाईएस्ट वैल्यू होगी 255, 255, 255 और 255। ये जो है ये आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल है। इसके बाद एक वर्जन 6 भी आया था। अब वर्जन 4 से वर्जन 6 इसलिए आया था क्योंकि पहले उन्होंने वर्जन 4 निकाला जिससे कि उस वक्त जितने कंप्यूटर थे उन सबको आईपी एड्रेस मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, नए डिवाइसेस आते गए, आपका कंप्यूटर के बाद मोबाइल आया, हर चीज़ आजकल इंटरनेट से जो चलती है उसका एक आईपी एड्रेस है। तो जो ये जो इतना नंबर था, ये इतना रेंज भी कम पड़ गया, तो इसीलिए फिर आईपी वर्जन 6 आया। अब इसमें अगर आप वैलिड देखें तो देखिए इस रेंज के बाहर जो भी चीज़ होगी वो गलत होगी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिया हुआ है, जबकि टोटल 2 to the power मतलब यहाँ 4 होते हैं। यही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें आप देखेंगे 255 है, यहाँ 256 कर दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट बैठा। 120, 150, 50 और 10। क्वेश्चन 36 कह रहा है आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड। तो अगर आप अल्ट कंट्रोल और सी दबाएंगे तो कॉपीराइट का सिंबल आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एंड नोट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के एंड में होता है, और हेडर जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में होता है। हेडर वो होता है मतलब जो आपको हर पेज पे रिपीट करना है। अब यहाँ पे लिखा है फुट नोट्स एंड फुटर आर द सेम, जबकि ये गलत है। फुटर जो होता है वो आपके हर पेज पे एक तरह की चीज़ आपको प्रिंट करनी हो या पेज नंबर प्रिंट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फुट नोट्स किसी किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, कोई अगर आपको नोट्स लिखना है या कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ आपका है उस पर्टिकुलर पेज के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साउंड फाइल। साउंड फाइल जो होती है वो WAV नाम से डिनोट किया जाता है उसे। डॉट बिन जो होती है बाइनरी फाइल होती है, जो कि पहले सीडी और डीवीडीज में हुआ करती थी। मतलब जो आपका सीडी और डीवीडी का जो ऊपर का जो इमेज होती थी या उसकी मतलब एक तरह का उसके अंदर ये फाइल हुआ करती थी। डॉट बी ए के जो है ये बैकअप की फाइल होती है। जब भी आप कोई बैकअप बनाते हैं तो वो इस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। और GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स
इंटरचेंज फॉर्मेट। ये अगर आपने इंटरनेट पे वो छोटे-छोटे इमेजेस देखे होंगे जो कि मूवमेंट करते हैं, तो उस तरह के इमेजेस को हम गिफ इमेजेस कहते हैं। और ये कभी-कभी रैस्टर इमेज भी होते हैं जिसमें कि आप मतलब आप ज़ूम करते जाते हैं और स्केल अप करके वो एकदम एग्ज़ैक्टली वैसा लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड .wav या वेव फाइल। क्वेश्चन 38 कह रहा है क्रिएटिंग एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस एंड शेड्यूलिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोसेसेस आर द रिजल्ट ऑफ डैश फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन होता है उसका काम क्या होता है? वो किसी प्रोसेस को बनाना, डिलीट करना, कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कितने रिसोर्स लेगा, इन सारी चीज़ को जो मैनेज करता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 39 कह रहा है मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अ डिवाइस टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्विच। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक केबल है, यहाँ पे हमारा राउटर लगा हुआ है, यहीं पे हम एक स्विच लगा देंगे। मान लीजिए राउटर से 3 ही केबल आ रहा है, तो आपने एक केबल यहाँ स्विच में लगा लिया। अब स्विच में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। आप इन सारे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं फिर इससे, और फिर ये स्विच के ज़रिए एक दूसरे से भी कनेक्ट कर पाते हैं। ये फ़ायदा होता है स्विच का, ना कि डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि बाइनरी को हमें डेसिमल में बदलना है। तो देखिए नंबर है हमारे पास 1 1 1 0 1 और 1, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 4 और 5। तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा 1, इससे मिलेगा 2, इससे मिल जाएगा 0, इससे मिलेगा हमें 8, इससे मिल जाएगा 2 का पावर 4 होता है 16 और ये होता है 32। आप सब जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 1 3, 19, 19 और एक कैरी, और यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 59। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 41 कह रहा है डॉट कॉम एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 42 कह रहा है की शॉर्टकट टू जनरेट द ट्रेडमार्क सिंबल। ट्रेडमार्क जनरेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है अल्ट, कंट्रोल और के माने ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 43 कह रहा है द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन डैश कैन नॉट बी इरेज्ड। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये ये जो है सिर्फ एक बार इसे प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद ही इरेज नहीं होती है। जो टिपिकल आपके कंप्यूटर में पहले जो रैम लगी होती थी वो ये होती थी। बाद में इसका डेवलप्ड वर्जन आया जिसे कि हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि आप इरेज करके इसे फिर से रीप्रोग्राम कर सकते थे। इसके लिए आपको इसे कंप्यूटर से निकाल के बाद अलग से रीप्रोग्राम करना पड़ता था। मतलब इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता था, बाद में फिर से बायोस को बदल के नया बायोस डाला जा सकता था। उसके बाद आया EEPROM। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या था कि आपके कंप्यूटर में रहते रहते आप बायोस को अपडेट कर सकते थे। तो ये इसका भी अपडेटेड वर्जन है ईपी रोम का भी, ट्रिपल डबल ई पी रोम, सबसे मॉडर्न यही था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ये देखिए ये ई पी रोम जो था ये इलेक्ट्रिकली इरेज होता था, जबकि ईपी रोम जो था इसे यूवी रेज के द्वारा इरेज करके वापस से चलाया जाता था। आपने अगर वो वाली डिस्क देखी होगी जिसे कि आप कहते थे जो रीराइटेबल डिस्क हुआ करती थी, वो काफ़ी हद तक ईपी रोम वाले प्रिंसिपल पे काम करती थी। मतलब आप एक बार उसमें बर्न करते थे और उसके बाद उसको फिर से डिलीट करके रीबर्न कर लेते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 44 कह रहा है कंप्यूटर इज ए एन डैश मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू वैरायटी ऑफ टास्क। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर जो कि आप प्रोग्राम कर देते हैं तो अलग अलग तरह के टास्क करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 45 कह रहा है मैच कराने के लिए, तो एएलयू का काम क्या होता है? कैलकुलेशन ऑन न्यूमेरिकल डाटा। लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? ये कंपेयर करता है अलग अलग वैल्यूज को। और एएलयू और सीयू कलेक्टिवली क्या करता है? ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर रहा है। और ये हमारे इस वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न भी था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको इसी क्वेश्चन पेपर का हिंदी का और इंग्लिश के सॉल्यूशंस के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये पेपर का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना जो फोर्थ कमिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पेपर है उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकें, थोड़ा सा समझ सकें कि कैसा पेपर आता है। इसके बाद इसमें सिर्फ एक मैथमेटिक्स का सेक्शन बन जाएगा जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चन है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। कोई आपका फ्रेंड जिसके लिए ये वीडियो रेलेवेंट होगा उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।